अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 2 आदाब मुआशरत हमारा चैप्टर चल रहा है जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने पेज 75 की रीडिंग की और 76 का हमने मैक्सिमम पार्ट जो है वो रीड कर लिया था। यहाँ तक हम कर चुके हैं रीडिंग। इनसे बचना ज़रूरी है। यहाँ तक हमारी जो है वो रीडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और आपको ऑब्जेक्टिव और रीडिंग की डायरी भी हो चुकी है। अब हम आज नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी रीडिंग इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करके और फिर बुक एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। आप अपनी लेड पेंसिल्स, अपने हाइलाइटर्स, बुक्स अपनी अरेंज करें। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 76 आदाब मुआशरत के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मुआशरे में रहने के तौर तरीके क्या हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का जो है वो अहाता किया था, जिनमें गैर मज़हब के साथ भी खुश अखलाक़ी से पेश आना, उसके बाद ज़ुबान की हिफाजत था, सच और झूठ में आमेज़िश ना करना, गालम गलोच से बचना, ऐसे अल्फाज ना बोलना जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो। इसी तरह से फिर अगर गलती हो जाए तो उस पर शर्मिंदा होना, अपनी गलती पर अगर कोई शर्मिंदा हो रहा हो तो उसे माफ़ कर देना, मतानत और संजीदगी को इख्तियार करना और गुरूर और तकब्बुर से बचना। फिर उसके बाद मुस्बत सोच रखना दूसरों के बारे में, बदगुमानी से बचना कि हम कभी भी किसी के बारे में सबसे पहली सोच ही जो है वो नेगेटिव ना कर लें, पॉजिटिव सोचें। और इसमें मैंने आपको बताया था कि एक मोमिन के लिए यह है कि वो पहले 70 जो है वो गुमान सही गुमान करे, नेक गुमान करे और उसके बाद 70 के बाद जाके वो कोई गलत गुमान करे किसी के बारे में। फिर उसके बाद हमसायों का सलूक आ गया था, हमसायों के साथ सलूक, हमसाया माँ जाया, हमने इसमें पढ़ी कहावत। उसके बाद और माशरे के आदाब हमसे किस बात का तकाजा कर रहे थे कि हम किसी को मजाक का निशाना ना बनाएं, किसी का मजाक ना उड़ाएं, पूरा नाम लें, नामों को बिगाड़ें ना, और इसी तरह से गीबत करना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया। और टो और जासूसी के बारे में भी कि किसी की जासूसी ना करें, टो में ना लगे रहें, और गीबत को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया जिससे माशरे में इंतशार और अफरा तफरी फैलती है। ये हमारा प्रीवियस जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उनको रिपीट किया है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जब दूसरे मुसलमान भाई से मुलाकात हो तो उसके लिए नेक कलिमात का इजहार किया जाए, उसे अस्सलामु अलैकुम कहा जाए। घर अपना हो या किसी और का, बग़ैर इजाज़त दाखिल होना जायज़ नहीं। कि कितनी बड़ी बात है ये कि चाहे अपना भी घर है, बग़ैर इजाज़त के घर में दाखिल होने को मना फरमाया गया है। सिर्फ घर में नहीं, कमरों में भी। घर में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे लोग उनमें रह रहे हैं। ठीक नहीं जा रही हम इसके फ़ोन में ना, एक घर में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत से अफराद घर में रहते हैं। जैसे वालिदैन का अलग से कमरा है, चचा चची का अलग से है, दादा दादी का अलग से कमरा है, या बड़े बहन भाई हैं उनका कमरा है। तो कमरों में भी बग़ैर इजाज़त के नहीं जाना, किसी के रूम में बग़ैर इजाज़त के नहीं जाना। पहले नॉक करें, दरवाज़े को खटखटाएँ, अगला बंदा परमिशन दे आपको कि जी आ जाएं, तो फिर आप कमरे में भी दाखिल हों। तो घर के अंदर दाखिल होना तो जो है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, इजाज़त लेना उसके लिए तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि घर के अंदर, रूम्स के अंदर भी जाने के लिए इस्लाम ने जो है वो मना किया कि बग़ैर इजाज़त के किसी कमरे में दाखिल ना हो, किसी के कमरे में। तो घर में तो फिर किसी के बग़ैर इजाज़त चले जाना। और उसके अलावा इसमें यह भी है कि किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त हासिल करनी चाहिए। इससे आगे हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। दाखिल होना जायज़ नहीं, घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त हासिल करनी चाहिए। इसके बाद घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कहें। अब इसमें इजाज़त जो है वो हम ये भी उसकी कंडीशन हो सकती है कि हम फ़ोन पर भी इजाज़त ले सकते हैं। किसी दूर किसी अजीज़ रिश्तेदार के घर जाना है, किसी दोस्त के घर जाना है, तो हम ज़रूर फ़ोन पर पहले इजाज़त लें कि आप घर में मौजूद हैं, हम आ सकते हैं आपके घर। अगर आपका मिलने जुलने वाला आपको इजाज़त दे तो आप उसके घर जाएं, अगर आप वो मना कर दें तो आप मना हो जाएं। और इस बात का बुरा में नहीं मनाना
और उसके अगर दरवाज़े पर जाते हैं, दरवाज़े पर जाकर बेल दें या दरवाज़ा खटखटाएँ और अंदर से कोई रिस्पांस ना आए, कोई दरवाज़ा ना खोले या कोई ना इजाज़त दे, मिले ना, तो फिर भी वापस आ जाना है। 3 बार दरवाज़ा खटखटाएँ। अगर आपको अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो आप वापस आ जाएं और इस बात का बुरा ना मनाएं। हो सकता है कोई सो रहा हो, बीमार हो, चारपाई से उठ ना सकता हो, आपके लिए आके दरवाज़ा ना खोल सकता हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए घरों के अंदर जब दाखिल होना है तो इजाज़त दे के दाखिल होना है, और अगर कोई अगला बंदा इजाज़त नहीं दे रहा तो उस बात का बुरा नहीं मनाना, बुरा नहीं मानना। और घर वालों को अस्सलाम वालेकुम कहना। नेक कलिमात का जिक्र है ना, तो नेक कलिमात यानी अच्छे अल्फाज कहना। नेक कलिमात का मतलब है नेक अच्छे अल्फाज अगले के बारे में बयान करना। अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब होता है कि अल्लाह तुम पर सलामती करे। तो ये नेक कलिमात है ना, आप अगले को दुआ दे रहे हैं, ठीक है। तो घर में किसी के दाखिल हों या अपने भी घर में दाखिल हों तो अस्सलाम वालेकुम कहें, सलामती भेजें घर वालों पर। रिश्तेदारों और असातिज़ा किराम के साथ अदब व एहतराम से पेश आना फ़र्ज़ है। यतीमों, लावारसों, मोहताजों, माजूरों, माजूरों, बेकसों और बेसहारों के काम आना हम सब का फ़र्ज़ है, ठीक है। अब अगले हमें क्या हुकूक बताए हैं, किन के बताए हैं? यतीमों के, मोहताजों के, माजूरों के, बेकसों और बेसहारों के। उनके काम आना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके काम आएँ, हम उनकी मदद करें। और इस्लाम भी हमें इस बात की ताकीद करता है, जैसा कि यतीमों के बारे में भी है, यतीमों के बारे में कि यतीम की कफ़ालत करने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा। आपने 2 उंगलियां जो हैं उनको जोड़ा और फरमाया कि इस तरह होगा। तो इतनी ज़्यादा इस चीज़ की फजीलत है। इसी तरह से माजूरों को, बेकसों और बेसहारों के काम आना भी बहुत बड़ा सदका जारिया है। मुशर्रती आदाब में अहद की पासदारी करना भी शामिल है। अहद क्या होता है? वादा, पासदारी करना, वादे को पूरा करना, यानी कि वादा खिलाफ़ी भी नहीं करनी चाहिए। वादों को पूरा करना भी आपके मुशर्रती आदाब में शामिल है। हमारे दीन में एफ़ाए अहद यानी वादे को पूरा करना की सख्त ताकीद की गई है। हमें चाहिए कि जब किसी से कोई वादा करें तो उसे पूरा करें। इफ़ाए अहद का मायने लिखें, वादे को पूरा करना। और इसी तरह से हाईलाइटेड जो आपको सेंटेंसेस और जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, आप उनको ज़रूर हाईलाइट करें, वो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बताए हुए हैं। और इसके अलावा भी आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव, आपको पता है उर्दू में कोई स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। चैप्टर में से कहीं से भी कोई भी लफ्ज़ आपको ब्लैंक में या MCQs में पूछा जा सकता है। लास्ट पैराग्राफ हमारा सफाई और पाकीज़गी भी मुशर्रती आदाब में शामिल है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? सफाई और पाकीज़गी, ये भी मुशर्रती आदाब में शामिल है। हमें अपने लिबास और घर बार के अलावा अपने गली मोहल्ले, स्कूल, दफ्तर, गांव और शहर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम इन मुशर्रती आदाब पर दिलो जान से अमल करें तो हमारा मुआशरा ज़मीन पर जन्नत का नमूना पेश करेगा। हर कोई इत्मीनान और सुकून से ज़िंदगी बसर गुजारेगा। हर किसी के हकूक़ महफूज होंगे। इससे मुआशरा फले फूलेगा और हमारा प्यारा वतन तरक्की करेगा। फले फूलेगा यानी तरक्की करना, बढ़ना, फलना फूलना, आगे बढ़ना, तरक्की करना। ये हमारी रीडिंग कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स। आपने इसके अच्छे से ऑब्जेक्टिव करना है। जो भी आपने आज रीडिंग की है उस सारे की रीडिंग करके आपने उसका ऑब्जेक्टिव लर्न करना है, ब्लैंक की फॉर्म में भी और MCQs की फॉर्म में भी। अब इसके बाद हम बुक एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। मश्क आपको सामने नज़र आ रही होगी पेज नंबर 77 पे। इसमें मुख्तसर जवाबात है। पहला सवाल, तो चूँकि मुख्तसर जवाबात हम नहीं करते हैं, उसकी जगह हम तफ़हीम इबारत करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। जी, कि हमारा बुक का पेज नंबर 78 है। इसमें हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 1 हमारे क्वेश्चन आंसर्स ही थे, उनको हमने छोड़ दिया, उनको अटैम्प्ट नहीं करते हम। क्वेश्चन 2 से हम करेंगे एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। सबसे पहला लफ्ज़ है मुआशरा। मुआशरा लफ्ज़ है, इसके ऊपर एराब बुक के ऊपर लगे भी हुए हैं। अगर आपको पिक्चर इस तरह से लाइव क्लियर नहीं नज़र आ रही रिकॉर्डिंग के अंदर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको क्लोज़ कर देखें। क्लोज़ करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी। वैसे मैं बोल देती हूँ कि इसके ऊपर कैसे एराब लगे हैं। मीम के ऊपर पेश है,
ठीक है। मीम के ऊपर पेश है, आइन अलिफ आ उसी तरह से रहेगा। मुआ, शीन के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर भी ज़बर और हे के ऊपर जज़्म है। मुआशरा, समझ आई बेटा? हाँ जी, ओके। आगे अगला वर्ड है एहतिराम। अलिफ के नीचे ज़ेर होगी, हे पे जज़्म, ते के नीचे ज़ेर, रे अलिफ रा उसी तरह से रहेगा, उस पर कोई अराब नहीं आएगा और मीम के ऊपर भी जज़्म होगी। इस तरह से ये लफ्ज़ बन जाएगा एहतिराम, एहतिराम। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज़ है नस्ल। नस्ल है, नून पे ज़बर, सीन और लाम साकिन, नस्ल। नेक्स्ट है जी एहतिराज़। अलिफ के नीचे ज़ेर, हे पे जज़्म है, ते के नीचे ज़ेर है, रे अलिफ रा उसी तरह से रहेगा और ज़े पे जज़्म है। एहतिराज़। इस्तेमाल, अलिफ के नीचे ज़ेर, सीन पे जज़्म, ते के नीचे ज़ेर, आइन के ऊपर ज़बर, मीम अलिफ मा वैसे ही रहेगा और लाम साकिन। इस्तेमाल, ते के नीचे ज़ेर है, इस्तेमाल नहीं कहते हम इसको, इस्तेमाल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी मुहज़्ज़ब। मीम पे पेश, हे पे ज़बर, ज़े पे तशदीद भी है और ज़बर भी है। मुहज़्ज़ब, ज़े को 2 मरतबा पढ़ेंगे, बे पे जज़्म, मुहज़्ज़ब। नादिम, अगला लफ्ज़ है हमारा नादिम। नून अलिफ ना ऐसे ही रहेगा, दाल के नीचे ज़ेर और मीम पे जज़्म, नादिम। लास्ट वर्ड है तकब्बुर। ते पे ज़बर, काफ पे ज़बर, बे पे पेश और तशदीद, दोनों चीज़ें होंगी। तकब्बुर, बे को 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा, रे पे जज़्म, तकब्बुर। अब अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। पहला लफ्ज़ है अफराद। अफराद का हम वाहिद लिखेंगे, जो जमा होंगे उनके हम वाहिद लिखेंगे, जो वाहिद होंगे उनकी जमा लिखेंगे। अफराद चूँकि जमा है, इसका हम वाहिद लिखेंगे फ़र्द। मज़हब वाहिद है, इसका हम जमा लिखेंगे मज़ाहिब। अल्फाज जमा है, इसका हम वाहिद लिखेंगे लफ्ज़। असातिज़ा जमा है, इसका हम वाहिद लिखेंगे उस्ताद। सवाल नंबर 4, अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये सवाल हमारा कॉपी वर्क का है। जब हम जुमलों का कॉपी वर्क पे आएंगे तो उसमें हम इन अल्फाज को शामिल करेंगे। नंबर 5, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। कौन से अल्फाज हैं? मनफ़ी। मनफ़ी का मुतज़ाद क्या है? मस्बत, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वो है मनफ़ी मस्बत। बदगुमानी, खुशगुमानी। खुशगवार, ना खुशगवार। अमन, जंग। गोरा, काला। अमीर, गरीब। मुहज़्ज़ब, गैर मुहज़्ज़ब या जाहिल भी हम कह सकते हैं, उजड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। मुहज़्ज़ब का जाहिल, उजड़ और गैर मुहज़्ज़ब भी हो सकता है। उसके बाद छठा सवाल है, सबक के अहम नुकात को ज़हन में रखते हुए ख़ुलासा तहरीर करें। ये ख़ुलासा अगर करना होगा हम तो करेंगे, हम हर चैप्टर का ख़ुलासा नहीं करते, अगर नहीं करना होगा तो फिर हम इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देंगे। सवाल नंबर 7, दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम वाओ में मुकम्मल तरकीब लिखें। वाओ का ये देखें कॉलम दिया हुआ है, हमने इसके अंदर वाओ ऐड करने हैं। दो हमें कॉलम अलिफ में और कॉलम जी में 2 लफ्ज़ दिए हैं और बे में हमें वाओ दिया हुआ है, तो हमने उन दोनों को मिलाकर कॉलम दाल में लिखना है। तो अमनो हमने इनके साथ मैच करने हैं कि कौन सा किसके साथ होगा। हमारे ये एक्चुअली नेक्स्ट पेज पर भी ये कॉलम है, तो इस वजह से अमनों के साथ जो सुकून है वो पेज नंबर 79 के ऊपर है। जब आप अपनी बुक्स पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेज नंबर 79 पे सुकून लफ्ज़ दिया हुआ है, तो हमने अमनो सुकून को मिलाकर यहाँ पर लिख दिया। पहले से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, देखिए इसी पैटर्न के ऊपर हमने करना है। नंबर 2 पे आएगा अदब, ठीक है, इसको वाओ के साथ मिलाएंगे, अदबो, यहाँ पे लिखेंगे अदब और वाओ, और एहतिराम लफ्ज़ जो है ये सबसे ऊपर जो है इसको हम पिक करेंगे, अदबो एहतिराम। इस तरह से करके हमने कॉलम दाल में लिख दिया। अदलो के साथ क्या आना चाहिए? इंसाफ।
ये भी 79 पेज के ऊपर कॉलम देखेंगे आप जब, तो वहाँ पे आपको इंसाफ लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा। अदलो इंसाफ को हम उसके साथ मिला देंगे। ये देखें पेज नंबर 79 के ऊपर हम आ गए। यहाँ पे इंसाफ लिखा हुआ था और हमने पीछे जो हमने अदलो किया तो उसके साथ हमने इंसाफ को मिला के और उस कॉलम को हमने फिल कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा लफ्ज़ है शानो शौकत, जो है वो हमारा पिछले पेज पे लफ्ज़ था, उसके साथ मिला के हमने यहाँ पे लिख दिया शानो शौकत। तहकीर रो तौहीन भी हमारा पिछले जो पेज के ऊपर वर्ड था उसके साथ हमने मिला दिया तहकीर तौहीन। ये हमारे वाव के साथ मिलकर ये कॉलम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दी चंद बातें लिखी गई हैं, उनमें से कुछ पर अमल करना चाहिए जबकि कुछ से बचना चाहिए। आप हर बात के सामने मुनासिब खाने में निशान लगाएं। बात अमल करें या बचें, क्या हमने करना है? हमने हर बात के आगे लिखना है सीधी और साफ बात, ठीक है, करनी चाहिए हमें या नहीं करनी चाहिए? अमल करें, हमें सीधी और साफ बात करनी चाहिए ना, इस बात पे अमल करें। फजूल और बेमानी बातचीत, इससे बचें, बचें को हमने टिक कर दिया। गलती पर नदामत, अमल करें, इस पर नदामत करनी चाहिए। इज्जो इनकसार अपनाना चाहिए, अमल करें इस पर भी। तकब्बुर और गुरूर से बचना चाहिए, बचें को टिक करेंगे। बदगुमानी से बचना चाहिए, उसको टिक करेंगे। गीबत से बचना चाहिए, बचें को टिक करेंगे। अहद की पासदारी, अमल करना चाहिए इसके ऊपर, तो हम इसको अमल करेंगे, उस पर टिक करेंगे। अब आगे लास्ट में वो क्या कह रहे हैं सवाल नंबर 9 में, इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ख़तरनाक। आप इस तरह के मज़ीद 4 लफ्ज़ बनाएं जैसे खौफनाक, ठीक है। 4 लफ्ज़ इस तरह के यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेड पेंसिल से लिखे हुए हैं। अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहे तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ। गज़बनाक, ठीक है, पहला लफ्ज़ है गज़बनाक। दूसरा दर्दनाक, अफसोसनाक, शर्मनाक। आप खुद से भी सोच के लिख सकते हैं कोई भी लफ्ज़, और आपको जो यहाँ पर बता दिए हैं जो लिखे हुए हैं, गज़बनाक, दर्दनाक, अफसोसनाक और शर्मनाक। ये नाक जो है ये लाहिका है, यानी किसी लफ्ज़ के आगे लग जाने से जो है वो ये उसके मायने देता है। तो ख़तर के साथ जब हमने नाक लगा दिया तो ये ख़तरनाक यानी ख़तरा देने वाली चीज़, ख़तरा पहुंचाने वाली चीज़ बन जाती है। तो इसी तरह से नाक को हम लाहिका कहेंगे कि ये और किन किन लफ्ज़ों के साथ लगकर उनके मायने बनाता है। तो हमने 4 लफ्ज़ यहाँ पे बनाए, गज़बनाक, दर्दनाक, अफसोसनाक और शर्मनाक। तो स्टूडेंट्स आपने आज जो पढ़ा, जिसकी आपने रीडिंग की चैप्टर की, जो रिमेनिंग पार्ट था उसकी आप रीडिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव उसमें से लर्निंग करेंगे जैसा कि आपने पहले किया था पिछले लेक्चर में, और साथ में आप बुक एक्सरसाइज की लर्निंग भी करेंगे। अंडरस्टैंड, डायरी आपकी है लर्न ऑब्जेक्टिव प्लस बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज में बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और साथ में हाफ इमला भी ऐड कर लें, ठीक है। हाफ इमला मैं आपको बता देती हूँ कि हाफ इमला आपकी कितनी होगी। आदाब अदब की जमा है, यहाँ से आपकी इमला स्टार्ट होगी। इमला मैं ऊपर लिख रही हूँ, इमला, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, पूरे पेज में से कोई सा भी वर्ड जो है वो आपके लिए लिया जा सकता है पूरे पेज में से। और नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे पेज नंबर 76 के ऊपर, तो 76 में मैं आपको हाफ दे रही हूँ, रीडिंग हमने ज़्यादा की थी। फैलाया जाए, फैलाया जाए तक जो है वो आपने अपनी इमला प्रिपेयर करनी है। उधर भी इमला लिख दिया, यहाँ पर भी इमला लिख दिया आपने। ऑब्जेक्टिव तो थोड़े से यहाँ से आपने पैराग्राफ पढ़ा और नेक्स्ट पेज का आपने थोड़ा सा पढ़ा। ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल थोड़ा सा है डायरी में। साथ में आपने पिछला जो हाफ पढ़ा था उसमें से कुछ पार्ट आपको दिया है इस पेज का, और पिछला पेज पूरा। इमला में कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लिखवाया जा सकता है, जैसे इज्जो इनकसार है, मतानत और संजीदगी है, कीचड़ है, छींटे हैं, साइकिल है, अजियत, बिला तहकीक, जांचे परखे। इस तरह से पिछले पेज के ऊपर में आपने प्रिपेयर करनी है अपनी इमला। और कल के लेक्चर में मैं पहले आपको इमला के वर्ड लिखवाऊंगी, ठीक है। आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे लेक्चर नंबर 3 में। कॉपी पेंसिल लेके अपनी जो कॉपी आपकी नीट कॉपी है उसमें आप इमला की प्रेपरेशन करेंगे, पेज प्लान करेंगे, और मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में पहले डिक्टेशन करवाऊंगी, यानी इमला के अल्फाज बोलूँगी और आप उनको लिखेंगे, और फिर हम अगली चीज़ की तरफ जाएंगे जो भी हमने पढ़ना है,
ठीक है। तो डायरी आपको क्या बताई, लर्न ऑब्जेक्टिव प्लस एक्सरसाइज एंड प्लस इमला हाफ चैप्टर।